चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8th मैथमेटिक्स का मिसलेनियस। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8th मैथमेटिक्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिए हैं और नीचे ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS मेजर एंगल P इक्वल टू मेजर एंगल R इक्वल टू 108 डिग्री। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और आप देखेंगे तो अगर ये PQRS ऐसा लिखा तो P और R आमने सामने आएंगे, फिर Q एंड S दोनों 72 है, ये भी आमने सामने आएंगे। तो आपको दिख रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं पैरेललोग्राम तो बोल ही सकता हूं ना सीधा इसको, बिकॉज पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ साइड्स ऑफ दोज गिवन बिलो इज पैरेलल। तो पहले फिगर बना लेते हैं। कैसे आएगा फिगर? यहां पे फिगर ऐसा आ जाएगा, P हो जाएगा 108, R हो जाएगा 108 एंड Q और S दोनों 72 होंगे। फिर मैं लिख सकता हूं एज ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो PQ और QR, ये बोल रहा है कौन कौन पैरेलल है। PQ और QR तो हमको क्लियरली दिख रहा है, फिगर नहीं बनाया, पैरेललोग्राम है कि नहीं तो भी देख के समझ जाएगा कि PQ और QR तो पड़ोसी है, पैरेलल तो ही नहीं सकते क्योंकि वो एक दूसरे को यहाँ पे मिल रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो PQ और QR तो एडजेसेंट है, पैरेलल नहीं है। PQ एंड SR, यहां देखो PQ एंड SR ऑपोजिट साइड्स, डेफिनेटली पैरेलल है, तो ये तो पैरेलल है ही। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो SR एंड SP, SR SP दोनों एक दूसरे को S पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल हो ही नहीं सकते। PS एंड PQ, ये भी देखो PS एंड PQ दोनों एक दूसरे को P पे मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल हो ही नहीं सकते। तो न फिगर बनाने की जरूरत थी न ये लिखने की जरूरत थी। ये तीन तो जिंदगी में कभी पैरेलल हो ही नहीं सकते क्योंकि इनका देखो कॉमन पॉइंट है QQ, फिर SS, फिर यहां पे क्या है पॉइंट PP का। अगर कॉमन पॉइंट है मतलब वो कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, तो अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो भी मैं सीधा आंसर ऑप्शन बी मार्क कर सकता हूं क्योंकि बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, PQ और SR। तो ये तीन तो हो ही नहीं सकते ऐसे वाले ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर बी है। ये तीन हो नहीं सकते, वो भी एक रीजन है, और दूसरा रीजन है हमने तो पूरा फिगर बनाया और चेक किया कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसलिए PQ एंड SR पैरेलल है। तो इसका आंसर कैसे लिख देंगे? नीचे ऐसे आ जाएगा आंसर, therefore PQ पैरेलल टू SR एज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं पता होना, कुछ भी नहीं पता हो तो भी आंसर बी ही आना चाहिए क्योंकि ये A में जो लाइंस दिया है, C में जो दिया है, D में दिया है, नाम में ही पता चल रहा है कि वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो वो पैरेलल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। उसने पूछा है स्टेट विच पेयर ऑफ साइड्स ऑफ दोज गिवन बिलो आर पैरेलल, जोड़ी कौन सी पैरेलल है। तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी आंसर आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो देम। और यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, तो अभी आप लोगों को जब मैंने प्रॉपर्टीज सिखाई थी तब आप लोगों ने एक एक करके सबकी याद करी थी। अभी सब कुछ साथ में दिया है तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए दिमाग एकदम क्लियर रखना है, समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हमको पता है बाइसेक्ट तो करते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं होते। याद है ये प्रॉपर्टी? चलो देखते हैं। यहां पे देखो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होगा, मतलब ये टुकड़े बन रहे हैं ना वो इक्वल है, लेकिन यहां पे 90 डिग्री नहीं होगा, ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये स्पेशल केस में हो जाता है जब ये रेक्टेंगल को आप जबरदस्ती स्क्वायर बना देते हो तो ये हो जाता है, लेकिन ये तो रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में तो रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल में ये परपेंडिकुलर नहीं होता, तो वो प्रॉपर्टी गलत है। तो यहां पे अगर ये वर्ड नहीं होता ना परपेंडिकुलर तो ये वाला ट्रू हो जाता, लेकिन इसने बोला है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, वो सिर्फ बाइसेक्टर होते हैं, इसलिए मैं बोलूंगा भाई तू तो गलत है, ये गया। सेकंड देखते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस
आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ये आपको याद होगा कि रोम्बस के तो डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। फिगर देखते हैं एक बार, यहां देख लो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जिसमें हम लोगों ने इसको 90 डिग्री लिया था यहां पे, एंड 90 डिग्री लेके ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका साइड निकाला था, याद है? तो रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, मतलब ये टुकड़े तो इक्वल हैं ही, बट उसके बाद ये 90 डिग्री भी है। ये हमने क्वेश्चन में यूज भी किया था, ठीक है? तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट भी करते हैं एंड परपेंडिकुलर भी होते हैं एक दूसरे को। क्वेश्चन देखना है क्या? यहां पे ये जो क्वेश्चन था ना फिफ्थ वाले क्वेश्चन में मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करके भी बताया था आपको कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये वाला प्रॉपर्टी ट्रू है, तो यहां पे हम लोग करेंगे टिक कि ये तो भाई सही बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तुम बताओ, पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं क्या डायगोनल्स? यहां देखो, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, मतलब अगर ये पैरेललोग्राम में आपने ऐसा डायगोनल बनाया, ठीक है, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल टुकड़े बनाएंगे, लेकिन ये बीच में जो एंगल है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है? तो बाइसेक्ट करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता, तो क्या लिखेंगे? ये भी गलत हो गया। यहां पे भी एक वर्ड एक्स्ट्रा डाल दिया, परपेंडिकुलर। रोम्बस में परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों होते हैं, है ना? तो यहां पे ये भी हो गया गलत। फोर्थ बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ अ काइट बाइसेक्ट ईच अदर। अभी काइट में तो बहुत ही सिंपल था। काइट में कैसा था कि एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता था, दोनों एक दूसरे को नहीं करते थे। याद है काइट का फिगर? तो यहां पे काइट का डेफिनेशन ही देख लो, इफ वन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल। एक दूसरे को करता है, दूसरा पहले वाले को करता है, ऐसा नहीं है। तो ये वाला जो डायगोनल है ना, ये AC वाले डायगोनल को दो इक्वल टुकड़ों में बांटता है, ठीक है? ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा, ये और ये इक्वल नहीं है, ठीक है? तो यहां पे एकदम क्लियरली दिया हुआ है कि ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट नहीं करता। यहां पे दिख रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, ये पार्ट थोड़ा छोटा है। तो यहां पे एक दूसरे को करता है, दोनों एक दूसरे को नहीं करते, ठीक है? तो अगर ऐसा लिखा होता वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल, तो हम लोग ट्रू बोल सकते थे। लेकिन वो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ अ काइट बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को दोनों बाइसेक्ट करते हैं, जो गलत है। दोनों एक दूसरे को नहीं करते, एक सेकंड वाले को करता है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले को नहीं करता। तो यहां पे एकदम क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ सेकंड ट्रू आ रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो कहां पे है? देखो, इसमें बोल रहा है दो स्टेटमेंट ट्रू है, यहां पे देखो ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये स्टेटमेंट 2 है ना, तो हम लोग बोलेंगे भाई इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। आया समझ में? हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज यूज कर लिया, उसकी सब प्रॉपर्टीज याद होगी तो ये समझ में आएगा। डन? नेक्स्ट करते हैं। इसके पहले के दो क्वेश्चंस दोनों चैप्टर 8 में से थे, क्वाड्रिलैटरल में से। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये है चैप्टर 3 में से। इफ 19 क्यूब इज 6859, समझ में आया कौन सा चैप्टर? इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स। फाइंड क्यूब रूट ऑफ, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर दिख रहा है अंदर, जो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो उसने दिया हुआ है कि ये जो 6859 है ना, ये 19 क्यूब है, तो हमको ये यूज करना है और सॉल्व करना है, ठीक है? अब यहां पे इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग एक देख लेते हैं सोल्यूशन कैसा आएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या है? ऐसे है ना, ये सब छतरी के अंदर है, ठीक है? अब रफ वर्क में मैं आपको कुछ बताता हूं। लेट्स से मैंने आपको ऐसा दिया होता 0.23, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? रैशनल फॉर्म में लिखना है तो 23 अपॉन, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 1 2, 2 जीरो आएंगे। अगर ये ऐसा होता तो 0.07, तो कैसा लिखते हैं इसको? देखो यहाँ पे
ऊपर क्या है 07, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 07, लेकिन 07 तो 7 ही होता है ना, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन 1 डालेंगे और 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, डेसिमल के बाद काउंट करो 1 2, तो 2 जीरो आएंगे। तो समझा है कैसे होता है। तो यहां पे अंदर देखो, ये छतरी को देख के डरो मत, मैं इमेजिन करो छतरी है ही नहीं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, अभी छतरी को इरेज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 006859, ये वाला पार्ट आएगा, तो ऐसे लिख दूंगा 006859 अपॉन 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, डेसिमल के बाद काउंट करो कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 जीरो डालेंगे। अब यहाँ पे देखो नंबर के आगे जब जीरो होता है, जैसे यहाँ पे 07 लिखा, 07 और 7 सेम होता है ना, वैसे ये 006859 लिखने की जरूरत नहीं है, ये जीरो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये 6859 थोड़ा बीच में लिख दिया मैंने। अब इसके ऊपर तो लेकिन छतरी था ना ऐसा, तो जब मैं यहां पे छतरी बनाऊंगा, ओके, अभी इसी के अंदर को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, तो ये जो है ये इसके ऊपर भी आएगा ही ना, तो ये हम लोग ने ऐसा बना दिया, ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, क्योंकि 6859 का तो क्यूब आपको पता है, 19 क्यूब करेंगे तो 6859 आता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल टू, अब यहां से इसको 2-3 तरीके में आप कर सकते हैं। मैं 6859 को लिख रहा हूं 19 क्यूब, क्योंकि मुझे फ्री में क्वेश्चन में दिया गया वो 19 क्यूब है। तो जब ये छतरी बनाऊंगा वापस में, तो ये ऐसे सेम, ये जो क्यूब रूट का साइन है वो तो ऐसे ही रहा। 6859 को मैंने लिख दिया 19 क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6859 इज 19 क्यूब। नीचे क्या आएगा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 जीरोज है। अब मुझे हर एक चीज क्यूब के फॉर्म में लिखनी है, ताकि मैं एंड में ये क्यूब के साथ ये क्यूब रूट कैंसिल कर सकूं। तो ये देखो 100 इंटू 100 इंटू 100 क्या होगा, 6 जीरो है ना, तो 6 जीरो को अगर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2 जीरोज मिलेंगे, तो 2 जीरोज 2 जीरोज 2 जीरोज। 100 इंटू 100 इंटू 100 क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, फिर उसके बाद कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोज आ जाएंगे, ओके। बट 100 इंटू 100 इंटू 100 क्या होता है, 3 बार 100 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इक्वल टू 100 क्यूब लिख सकता हूं। तो ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, 100 क्यूब का। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 100 क्यूब, ओके। आया समझ में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हमने सॉल्व करके चेक किया, ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट रफ वर्क है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे आप देखो तो 19 के पास भी क्यूब है, 100 के पास भी क्यूब है, तो आप इंडाइसिस का रूल यूज कर सकते हो। कौन सा रूल, मैंने सेम स्टेप वापस कॉपी किया, देखो 19 के पास भी क्यूब है, 100 के पास भी क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्यूब दोनों से लेकर एक साथ ऊपर साथ में दे देंगे, क्योंकि इसके पास भी है इसके पास भी है, तो पूरा ब्रैकेट डाल के एक साथ ऊपर क्यूब लिखा। तो इंडाइसिस का रूल था ना कि जब ये ब्रैकेट को मैं खोलूंगा तो जो ऊपर पावर है वो न्यूमरेटर को भी मिलेगा, डिनोमिनेटर को भी मिलेगा, जो लोग ब्रैकेट में है सबको मिलेगा। तो क्या रूल था, हम लोग ऐसे लिखते थे a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, दोनों जगह m m सेम रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a अपॉन b लिख देंगे, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट डाल देंगे और एक बार m साथ में लिख देंगे। ये प्रॉपर्टी था ना, ये हम लोग ने स्टडी किया था कि इंडाइसेस में अगर इंडेक्स दोनों जगह सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग से लिख के इंडेक्स एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो आपको यही मिलेगा, ओके। अब यहां पे ये देखो ऊपर क्यूब और यहां पे ये क्यूब रूट,
जब भी ऐसा होगा तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल होते हैं सीधा, लेकिन ये पूरे के ऊपर ये सेम नंबर होना चाहिए। ऐसे अलग अलग रहेगा ना, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो आप ऐसे ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते। जो भी अंदर माल है उस पूरे के ऊपर सेम नंबर आना चाहिए जो यहाँ पे है। तो सेम आ गया तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये छतरी गायब हो गई ना, ये गायब मतलब ये छतरी गायब ये 3 के साथ, तो बचा सिर्फ 19/100। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 19/100। अब अगर 23/100 को डेसिमल में लिखना था तो आप कैसे लिखते थे? जो भी न्यूमरेटर में वो लिख देते थे, एंड डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? जितने 1 के बाद यहाँ पे 0 है। तो देखो यहाँ पे 1 के बाद 2 0 है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने वाले हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर? हम लोग ऐसे लिखेंगे 19, डेसिमल के बाद 2 डिजिट काउंट करें यहाँ से 1 2, मतलब डेसिमल यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पॉइंट डाल के इधर 0 लिखूंगा। तो इसका आंसर है आपको 0.19। है क्या ऑप्शन? ये रहा 0.19। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आया समझ में? एक बार पूरा सॉल्यूशन अच्छे से देखो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ये वाला कैलकुलेशन लोगों को करना पड़ा है यहाँ पे, तो वो भी मैंने आपको रफ वर्क में बताया हुआ है। ये रफ वर्क है जो बॉक्स बनाया ना, ये सिर्फ एग्जांपल दिए थे समझाने के लिए कि डेसिमल पॉइंट और रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे काम करता है। नेक्स्ट करते हैं।